हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग जो है आपका इसके अंतर्गत नई बुक हम लोग आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। नई बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड, क्योंकि आप इसकी फर्स्ट बुक आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं और हम इसका जो आपका सेकंड पार्ट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारी बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड और उसी का पहला चैप्टर है आपका लेसन नंबर 1 और चैप्टर का नाम है समानता, इक्वलिटी। देखिए, अगर आप देखोगे तो समानता एक शब्द नहीं है, एक अपने आप में व्यापक शब्दावली है। अगर आप इसको देखो, क्या नहीं है, शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, अपने आप में एक व्यापक शब्दावली है। हम बात करते हैं समानता की, इक्वलिटी की। आखिर में हमारे इस समानता का मतलब क्या है। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, हम बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से और चीजों के माध्यम से हम इक्वलिटी को पढ़ते चले जाएंगे और इसको देखते चले जाएंगे। क्लियर है? तो आपको इन सब चीजों के बारे में विशेष करके पढ़ना है और विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान भी रखना है। क्लियर है? चलिए, तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देगा कि चैप्टर नंबर 1 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस चैप्टर नंबर 1 को आप लोग देखेंगे तो अध्याय आपका 1 है और इसमें आपको दिखाई देगा छोटे लाल किसान है, मंजीत कौर शिक्षक है और आपका तेजा सिंह व्यापारी है और गिरिराज छात्र है, कांता देवी घरेलू कामगार है, सुजिता कुमारी घरेलू कामगार है। ये भी आपका काम करती है घरों में। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग इसके अंतर्गत जो था आपकी बात कर रहे हैं समानता की। इसकी बात कर रहे हैं समानता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देखिए, ये मैं चीज कितनी बार आपको बता चुका हूं, भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों का शासन ही लोकतंत्र है। यह परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए। किसका शासन है? जनता का शासन है। यह आपको ध्यान देना है। ये लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्ष, शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। कह रहे कि जो समानता है वो क्या है आपको ध्यान देनी है, वो लोकतंत्र की क्या है, आपकी मुख्य विशेषता है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से ये और अन्य पार्ट भागीदार हैं, ये भी इसकी एक समानता का महत्वपूर्ण पहलू है। कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में हम समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? समानता के विषय में और अधिक। ठीक, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है क्योंकि भारत में सब समान है या नहीं, हम कांता की कहानी पर आराम से चर्चा करेंगे। अब ये देखेंगे सब चीज इक्वल है कि नहीं है। जो कांता की हम लोग कहानी पढ़ेंगे, इस कांता की कहानी से हमको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आइए इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना है। अब देखिए, कांता की कहानी जो है वो आपकी बुक में मिलेगी और इस कांता की कहानी से ही हम समझते हैं कि इक्वलिटी क्या है और आपकी जो समानता है वो क्या है, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है वो आपको समझ होगी। अब देखिए, आइए इसको हम लोग आपका देखते हैं कि कांता की कहानी क्या है। कितनी अच्छी बात है कि है ना कि सुजाता ने हम सबको अपने देश में समान नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे रखा है। अब देखिए, क्या नियम है हमारे यहाँ कि कोई भी व्यक्ति हो, सभी को क्या है, एक समान आपका वोट गिनने का अधिकार है। आप समान रूप से वोट दे सकते हैं और हर एक व्यक्ति का समान है वोट का अधिकार। ऐसा नहीं है कि अमीर के वोट की वैल्यू ज्यादा है, गरीब के वोट की वैल्यू कम है, या पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी वोट की वैल्यू कम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ समान है वोट की वैल्यू। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी क्या करें, हाँ भर रही कि सही बात है। ठीक है, अब देखिए, कांता अब तेरी बारी है, यानी कि जब वो वोट गिर के आई है तो कह रही कांता तेरी बारी है। मैं तो बस उसे ही वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन बिछाने का वादा किया है। अब देखिए, बात कर रही है, इसके मन में ख्याल आया है। क्या ख्याल आया है कि मैं वोट किसको दूंगी? जिसने ये हमसे प्रॉमिस कर दिया है, वादा करा है कि मैं आपके मोहल्ले में
पानी की पाइपलाइन बिछाऊंगा, मैं उसी को अपना वोट देने वाली हूं। यानी कि कहीं ना कहीं नेताओं की जो लोक लुभावन नीति थी ना, वो कांताबाई उसमें फंस गई। ठीक, और वो क्या कर रही हैं, उनको वोट दे रही हैं। आगे देखिए, अब बाद में आना है कांताबाई। नी नमस्ते साहिब। अब देखिए कैसे है, नी नमस्ते साहिब। थोड़ी आपकी मराठी लैंग्वेज में है ये कहानी को, स्टोरी को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गुड़िया बुखार की में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहिब घर में काम कर लूं और फिर उसे पैसे उधार लेकर जाऊंगी। अब देखिए स्थिति को दिखा रही है। अब उसकी गुड़िया को क्या है, बुखार है। पहले वो काम करेगी घर में, फिर कुछ पैसे उधार लेगी और पैसे उधार लेने के बाद वो डॉक्टर के पास क्या है, वो आपका जाएगी। ठीक है, ये देखना है। ये लो पानी, कुछ अच्छा लगे मुझे और मांग लेना मैडम। ठीक है, मैं लौटा दूंगी। अस्पताल चलें? ठीक है, बात करें कि आप पानी ले लो, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, फिर हम लोग क्या चलते हैं, हॉस्पिटल आपका चल लेते हैं। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी और हम क्या होगा, इस तरह से आप कभी साफ सफाई जो है उनमें देरी नहीं होगी। तो एक कांता की कहानी को हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कैसे वो आपके चीज पर है, क्या उसकी स्थिति है, इसको थोड़ा सा गौर करिए। अब इसी में हम चीज शुरू होती है, बात कर रहे थे मताधिकार की समानता। मत मतलब वोट, अधिकार मतलब राइट, समानता मतलब इक्वालिटी, बराबरी। सिंपल समझिए, जो हमारा वोट गिनने का अधिकार है वो आपका बराबरी का अधिकार है। उसकी कंडीशन में हम लोग आपका एक एक करके जो है सभी इसमें बात करेंगे। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट गिनने की लाइन में खड़े होने से होता है। अब कहानी का प्रारंभ कहां से हो रहा है, देखिए इसमें एक हमारे करेक्टर मतलब हम कहानी की तरह समझ रहे हैं, और इसमें कांता एक कहानी के पार्ट के मेन रोल निभा रही हैं। ठीक, अब वो कहां से शुरू हो रहा है कि जब वो वोट की लाइन में खड़ी हैं। ठीक है, उन्हें विभिन्न लोगों की ओर देखा जा रहा, उसके साथ लाइन में खड़े थे। अब कह रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग लोग उसमें खड़े हैं, कहाँ, लाइन में। और जब वो आपके लाइन में खड़े तो कांता क्या कर रही है, उनको भी देख रही है, क्योंकि वो लोग कौन है, वो भी कांता की तरह ही आपके चुनाव में वोट गिनने के लिए आ रखे हैं। क्लियर है? अब देखिए, कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और कह रहे हैं कि जहां पर वो काम करती है, जिनके घर में, अशोक जैन उनके नाम है, उनका मालिक जो है, वो उनको पहचान लेती है। क्यों, वो भी क्या है, वो भी वोट गिनने आए हैं। और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी, और कह रहे हैं जो उनके पड़ोसी हैं, कौन है उनके पड़ोसी, छोटे लाल, वो उनको भी आपका पहचान लेती है। यानी कि वोट गिनने में जो जहां पर वो काम करती है अशोक जैन, और उनके पड़ोसी छोटे लाल भी आए हैं। भारत जैसी एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। एक शब्द आया है, वयस्क। अब देखिए, हमारे यहां वयस्क के लिए एक कानून बना है कि जिस भारत में महिला या पुरुष की आयु 18 वर्ष से ऊपर है या 18 वर्ष है, उसको मत देने का अधिकार है। यानी कि वयस्क का मतलब होता है जवान, हम उसको वयस्क मानते हैं, या कह सकते हैं सरकार की नजर में वो समझदार है। जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वो आपका अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए समझदार है, वो अपना वोट गिर सकता है। और सबको क्या मिलता है, एक वोटर आईडी कार्ड भी बना होता है, जिसके माध्यम से सब लोग वोट गिरते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वयस्क मताधिकार में कौन आते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, उनको हम क्या करते हैं, या 18 वर्ष हो, उनको हम वयस्क मताधिकार में काउंट करते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, शिक्षा या स्तर, जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर। यानी कि हमारे यहाँ वोट गिनने में क्या है, कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको क्या है, भारत में वोट देने का अधिकार है। और ये क्यों है, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक जो है आपका कंट्री है। तो फिलहाल मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में बताए हैं, वयस्क मताधिकार, लोकतांत्रिक देश, क्लियर है, तो और समानता। तो आपकी नजर में समानता क्या है और वयस्क मताधिकार क्या है, इसको समझिए। और मान लीजिए कोई चीज आपको समझ नहीं आती, पॉइंट टू पॉइंट आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। कोई भी ऐसा डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है ये वयस्क मताधिकार क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को
अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। फिर इसमें आगे चलेंगे और फिर इसमें आगे देखेंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है आपका, कोई क्वेरी है। अब देखिए, इससे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, अब पिछले साल मतलब 6 क्लास की बात हो रही है आपकी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। हम क्या बोलते हैं वोट देने को? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम इन्हें कहते हैं, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको माना जाता है, और यह सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। और कह रहे हैं जितने भी सब आपका डेमोक्रेसी कंट्री हैं, डेमोक्रेटेड, उनके लिए यह आपका आवश्यक जो है एक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। किस पर आधारित है? ध्यान रखना, जो आपका वयस्क मताधिकार है, ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। किस पर आधारित है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यही उसके समानता जो है, इस समानता के आधार पर आपका आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्योंकि यह घोषणा करता है कि देश का हर एक स्त्री पुरुष, चाहे उसकी आर्थिक स्तर हो, जाति कुछ भी हो, क्यों ना हो, उसको वोट देने का अधिकार है। यानी कि किसी भी कास्ट, रिलीजियन, मेल फीमेल, किसी भी जेंडर का हो, उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, कोई डिपेंड नहीं करता। मेनली डिपेंड करता है कि वो वोट देने का हकदार है, क्योंकि वो क्या है? एक भारतीय नागरिक है। ये आपको ध्यान देना है। क्या है वो? आपका एक भारतीय नागरिक है। ये हमको बेसिकली देखना है। यानी कि सार्वजनिक जो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, वो किस पर बेसिस है? समानता, यानी कि इक्वलिटी के आधार पर है। क्या है? समानता के आधार पर आधारित है। ठीक है। अब देखिए, कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है। उत्सुक मतलब उसके अंदर एक उत्साह दिखाई दे रहा है कि वो भी क्या है, अब आपका वोट देने आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके पड़ोसी और उसके मालिक खुद वहां लाइनों में है, और यह देखकर बहुत खुश हुए वह अन्य सबके बराबर हैं, क्योंकि उन सबके पास भी एक वोट है। और देखिए वो क्यों खुश हैं? क्योंकि वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके पास भी एक वोट है, यानी कि उनके पास भी एक वोटिंग जो राइट्स है वो क्या है, उनको मिला हुआ है। और यही उनकी खुशी का जो है एक आपका ठिकाना है, और कह सकते हैं यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? इतना आपने देख लिया। इसमें आगे पढ़ते हैं। और यह देखकर बहुत खुश है, और वो क्या हो रहा है, उसको बहुत खुश हो रहा है कि मैं क्या हूं, अपना वोट देने के लिए आई हूं। ठीक है। अब देखिए, अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उनके पास भी एक वोट है, और कह रही है कि मैं सबके बराबर हूं, समानता है मेरे पास, क्योंकि जिस तरह से और लोग वोट दे रहे हैं मैं भी उस तरह से वोट दे रही हूं, और मैं भी क्या हूं, इक्वलिटी है मेरे अंदर, और मैं क्या हूं, आपका समानता पर आधारित है। ठीक है। तो ये आपको देखना है, उनके पास क्या है, समानता है। ठीक। अब देखिए, परंतु जैसे जैसे दिन बीत जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अधिकार के बारे में शंका लगती है। अब उसके मन में एक शंका पैदा हो गई। क्या पैदा होगी? समानता की। किसके मन में? कांता के। अब कैसी समानता और कैसी शंका? शंका यह है कि कह रहे हैं कि समानता है, इक्वलिटी है, सबको वोट देने का अधिकार है, समान रूप से लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन शंका यह है, क्या ये इक्वलिटी, क्या ये समानता केवल वोट देने तक ही सीमित है, या इससे आगे भी सीमित है? ये इसकी बात कर रहे थे। क्या केवल यहीं तक वोट देने के लिए सीमित है, या इससे आगे भी सीमित है? ये हमको देखना था, और इसी पर वो थोड़ी अपने मन में शंका रखती है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, और क्या है इसकी चीजों को थोड़ा सा हम इस पे गौर भी करें और विचार भी करें। वह क्या बात है
जिसने कांता के मन में शक पैदा कर दिया है। अब कह रहे कि क्या बात है जो कांता के मन में जो आपका शक पैदा कर दिया है, वो आपको बात बतानी है कि क्या है, बताइए क्या हो सकती है। उसके जीवन में दिनचर्या देखें तो वह एक झोपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है, उसकी बेटी बीमार है, परंतु अपने काम के लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती है। देखिए कैसी समस्या है उसके सामने। बात कर रहे थे इक्वलिटी की, समानता की, लेकिन जैसी वो समानता अपने परिप्रेक्ष्य में देखती है, यानी कि अपने लिए देखती है, तो वो समानता उसको नहीं दिखती, और यही समानता उसका शक का जो कारण है बनती है। कैसे? अब देखिए, रहने की स्थिति उसकी जर्जर है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, घर में भी जो उसकी बेटी है वो आपके बीमार है, और जब वो काम करती है तो काम करने में उसे एक दिन की भी जो है आपका छुट्टी आपका नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती उसको? एक दिन की भी आपका जो छुट्टी है वो आपका नहीं मिलती, यानी कि आप उसको देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। कारण क्या है? जो उसका मालिक है, यानी कि जहां वो काम करती है, उसकी बच्ची बीमार है, उस बीमार बच्ची को ले जाने के लिए पास उसके पैसे नहीं है, क्योंकि उसको क्या लेना है? डॉक्टर से उसके लिए दवाई लेनी है, और उसके लिए उसको पैसे भी अपने मालिक से उधार लेने पड़ेंगे। ठीक है ना? ये आपको देखना है। घरेलू काम की नौकरी से उसे थका देती है, और अंततः उस दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़ी हो जाती है। और कहते हैं कि जैसे काम करके आई है वो उसको थका देती है, फिर दवाई लेने की उसको फिर उसी लाइन में वो वापस खड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि बस सामान्यता एक कहने की चीज है। सरकारी अस्पताल के सामने यह लगी लाइन से भी नहीं, और लाइनों से क्या है अलग है, उसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। और कह रहे हैं जिस लाइन में वो खड़ी है, और वहां जो खड़े लोग हैं अधिकांश कैसे हैं? आपके गरीब हैं। ये बात ध्यान रखना है। कैसे हैं? या अधिकांश लोग आपके गरीब हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ भी इसमें अगर डाउट बन रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट को, अपनी क्वेरी को। क्लियर है? चलिए एक बार पीछे देख लीजिए और पूछ लीजिए, कुछ डाउट है तो आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हो गया बच्चों? चले आगे बढ़ें, आगे देखते हैं अन्य प्रकार की असमानता है। क्या देखते हैं? जो अन्य प्रकार है उसकी जो असमानता है उनको थोड़ा देखते हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। क्या कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं में से एक कांता है, भारत के लोकतंत्र में रह रही है, उसको वोट गिनने का अधिकार है, उसको वोटिंग राइट्स मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो आपका जो है वोट नहीं गिन सकती, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने में की स्थिति समानता से बहुत दूर है। अगर हम काम की बात करें तो काम करने में और खास करके जो उनका दैनिक जीवन है वो समानता से बहुत अलग और बहुत दूर हमको दिखाई देता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे उनका सामाजिक कारण रहा हो, चाहे उनका आर्थिक कारण रहा हो। ये कहीं ना कहीं उसकी जो असमानता है, जो समानता की हम बात कर रहे हैं, अनइक्वालिटी जो है बनी हुई है, इक्वालिटी नहीं है, वो उससे बहुत दूर दिखाई देती है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारण में से भी असमानता का सामना करना पड़ता है।
कि ऐसा नहीं है कि अगर आप निर्धन हैं, मान लीजिए अगर आप गरीब हैं, तो गरीब होने के साथ ही कारण नहीं है कि क्या भारत में पैदा हैं और गरीब हो गए हैं और आपके साथ असमानता का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारी अन्य ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको असमानता का जो सामना है वो आपको करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? असमानता का जो सामना है वो आपको करना पड़ सकता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों में पढ़कर समझेंगे। अब देखिए, कह रहे हैं कि कैसे है कि वो असमानता बनी हुई है और असमानता में क्या चीजें हैं। तो इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली दो स्टोरी हमको मिली है, इन दो स्टोरियों को हम लोग आपका देख लेंगे और दोनों स्टोरियों को पढ़कर हम लोग आपका समझेंगे भी। ठीक, ये हमको ध्यान देना है। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, यानी कि जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे रियल की हैं, रियल फेज में है, ये आप ध्यान रखिए, और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। यानी कि भारत में जो भी अनइक्वालिटी आपकी होती है उस पर आपका प्रकाश, मतलब आपको फोकस करती है कि आप इस प्रकार की कहानी को देखिए। ये अनइक्वालिटी इंडिया जैसी चीजों में बहुत कॉमन है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आप जिस तरह से वोट गिनने के लिए आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं वो हर जगह एक समान आपके सामने बनी रहे, और यही शक कांता के मन में है और उसी शक को हम दूर करेंगे बहुत सारे स्टेप्स को पढ़ के, कुछ कहानी स्टोरी के माध्यम से, चीजों को समझकर, जानकर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इनको देखिए आप एक बार, कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। क्लियर है बच्चों? देख लीजिए। अब देखिए, असमानता कोई एक प्रकार की नहीं होती कि केवल आर्थिक आधार पर आप असमानता है, नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती हैं और उन बहुत सारी चीजों को हम लोग आपका देख भी सकते हैं। तो पहली हमने जो पॉइंट है वो हमको देख लिया। अब बेसिकली जो है हम लोग इसी में आपका जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसी पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे, और कह सकते हैं कि चर्चा करके हम लोग उसको देखेंगे और देखने के बाद हम इसमें जानने का जो है आपका प्रयास भी करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है, ध्यान दें आप सभी, भारत में सामान्यता प्रचलित असामान्यताओं में से एक जातिगत व्यवस्था। कह रहे कि जो भी हमारे यहाँ असामान्यता है, यानी कि अनइक्वालिटी है, उसमें भी एक अनइक्वालिटी है, और वो क्या है? जातिगत व्यवस्था। और जातिगत व्यवस्था को हम बोलते हैं कास्टिज्म। क्लियर है? कास्ट जो व्यवस्था है, देखिए, कहीं पर धर्म के आधार पर पहचान होती है, तो कहीं पर लिंग के आधार पर पहचान होती है, यानी कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं। कहीं पर जन्म स्थान के आधार पर पहचान होती है, तो कहीं पर देश, संस्कृति, खान पान, भाषा और रूप रंग के। लेकिन आप देखेंगे हमारे यहाँ जातिगत आधारित व्यवस्था है, और जाति के आधार पर भी ये बैरियर जो है हमको दिखाई देता है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। कह रहे कि अगर आप कहाँ रह रहे हैं, ग्रामीण व्यवस्था है, यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपका बर्थ प्लेस और आप जहां बचपन आपका पला बड़ा हुआ है, अगर आप गांव में रहते हैं तो जातिगत जो व्यवस्था है इसका पूरा स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि गांव में इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं और शहरों में ये चीजें थोड़ी आपको बहुत कम देखने के लिए जो है वो आपको मिल जाती हैं। और कहते हैं क्या है कि बहुत छोटी उम्र में भी आपको क्या हो जाता है, इनका अनुभव जो है, इनके विषय में आपका पर्याप्त पता चल जाता है कि जातिगत व्यवस्था क्या है। क्लियर है? क्या है? आपको पता चल जाएगा कि जातिगत व्यवस्था क्या है। क्लियर है? यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि आप
जात पात में विश्वास नहीं करते। कहां नहीं होगा जात पात में विश्वास? और जात पात में विश्वास ना होने की कंडीशन ये है कि जब आप कहां रहते हैं, जब आप ध्यान रखना, जब आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं। कहां हो? शहर में आप रह रहे हो, तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि कास्टिज्म कोई चीज है, ये क्या होती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन गांव में ज्यादा होती है, शहर में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है। अब कह रहे हैं क्या, ध्यान दीजिए, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र वैवाहिक जीवन विज्ञापन के कॉलम को देखिए। कह रहे जो आपके न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें आपका एक वैवाहिक विज्ञापन का कॉलम आता है, उसको देख लीजिए तो आप पाएंगे कि उसमें लिखा होगा उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। और देखिए वो भी लिखे होंगे वहां, क्या लिखा होता है कि हमें भी इस कास्ट की लड़की चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, क्षत्रिय चाहिए, राजपूत चाहिए, कुर्मी चाहिए, इस तरह का वहां कॉलम लिखा होता है। यानी कि कास्ट जो है गांव से अलावा शहर में भी प्रचर है, ये ध्यान रखिए। देख लिया बच्चों? चलिए आपको एक बार मैं फिर आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप एक बार इसको चैप्टर को देख लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट हो रहे थे, आप इनको मिक्स ना करें, इनको पढ़िए दोनों को। कुछ भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, आप जरूर पूछिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। 30 सेकंड में आप इसको रिवाइज कीजिए। देख लिया बच्चों? पूछ लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक जातिगत व्यवस्था थी। देखिए ये देख लिया आपने कि कैसी स्थिति है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उस जातिगत पहचान कैसी है, आप इस पर भी बहुत अच्छे से गौर कर चुके हैं और आप इनको। अब देखिए, अब एक कहानी आइए, अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे एक बच्चा है जो आपका स्कूल जा रहा है, और उसका कास्ट को हमने यहाँ लिया दलित। दलित का मतलब आपका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग होते हैं, हम उनको दलित कहते हैं। और दलित की जगह अब एक शब्द आता है आपका डिप्रेस। अब ध्यान रखिए, अब हम दलित भी नहीं बोल सकते, बल्कि जो आपके डिप्रेस मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो आपका पिछड़ा वर्ग है, हम उनको दलित कहते हैं। ध्यान दीजिए, दलितों के बारे में आपने पहले ही पिछली वार्षिक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचले में कही जाने वाली जाति। अब देखिए क्या शब्द निकालता है कि दलित बोलते हैं कि जो आपका निचली जाति का है। बच्चों ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि ऊपर की जाति नीचे की जाति क्या होती है, कौन बड़ी छोटी, ये नहीं आया। लेकिन अब जैसे स्ट्रक्चर हम उसी के अनुरूप पढ़ेंगे। स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और कह रहे हैं क्या है कि वो स्वयं को संबोधित करने के लिए वो उसको आपका प्रयोग में जो है आपका लाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। दलित शब्द का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ। ध्यान दीजिए, दलित शब्द का क्या मतलब है? टूटा हुआ, कुचला हुआ, ठीक। और इस शब्द का इस्तेमाल दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। और इससे क्या पता चलता है कि दलित जो लोग हैं उनके साथ पहले भी भेदभाव हो रहा था और आज भी उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है। देख लीजिए, इतना आप पहले पढ़िए, समझिए। देखिए दलित शब्द को एक्सप्लेन किया। दलित का मतलब कुचला हुआ, दबा हुआ। आप ऐसे नहीं कि बिल्कुल उसके पहिए के नीचे दबा दिया, कुचल दिया है, नहीं नहीं। सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से, यहाँ इन चीजों को थोड़ा सा वेरी करना बहुत जरूरी है। ये आप देखिए। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2013 के बीच एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। एक लेखक हुए हैं, और जो इन लेखक का नाम है वो नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक। और क्या है? दलितों के आपके प्रसिद्ध राइटर रहे हैं। अपनी आत्मकथा में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था और वह जमीन पर अपने बैठने की जगह, यहां तक कि चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एक दरवाजे के पीछे बैठना पड़ता था जहां बोर्ड पर लिखे अक्षर भी धुंधले दिखते थे। अब देखिए क्या सामाजिक संरचना हमारे समाज ने दी है। क्या दी है बच्चों? कि उनको बैठने के लिए अपनी चटाई स्वयं लानी है, दूसरों के साथ नहीं बैठ सकते, उनसे दूर बैठना पड़ता था। और कभी कंडीशन ये थी कि गेट के बिल्कुल पास बैठना पड़ता था, तो क्या होता था, उनको जो बोर्ड के अक्षर हैं वो भी स्पष्ट नहीं दिखते थे। ये हमारे यहाँ सामाजिक संरचना, और इसी को हम कहते हैं दबा हुआ, कुचला हुआ।
इसी तरह की बात कर रहे हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। क्लियर है? अपनी आत्मकथा में, ठीक है, अब उन्होंने ये सारे चीजें जो है कहां लिखी है? अपनी आत्मकथा में लिखी है। अब आप उनकी आत्मकथा को देख चुके हैं, आप उनकी आत्मकथा को जो है समझ चुके हैं। कुछ फ्रेज जो हैं इसमें आपका वो आपको दिखाई दे रहे हैं, देख लिया। चलिए अब इसमें अगला पॉइंट देखिए, कभी कभी बिना कारण पिटाई भी करते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल में खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। क्या कहा? खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे बावजूद कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने के लिए मेरी कमर दर्द से कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति के लिए समानता के सिद्धांत के मायने को मान्यता दिया गया। अब देखिए, वो वाल्मीकि थे, एक दलित क्लास से थे, तो उनके अध्यापक ने उनकी क्या ड्यूटी लगा दी कि आप जाइए और ग्राउंड को साफ करिए। ये अपनी जीवन कथा के विषय में लिखते हैं, ठीक है। और वो कैसा था, उसको साफ करने में जो उनकी जो आपका कमर थी वो क्या थी? भारतीय संविधान के व्यक्ति के समानता के सिद्धांत पर किया कि क्या है समानता का सिद्धांत। क्या और बच्चे नहीं थे? ये उन्हीं के साथ क्यों ऐसा हो रहा था? जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोग की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। देख लीजिए, पहले कोई कानून नहीं था जब हम आजाद नहीं हुए थे। अब अनेक कानून लोगों के समान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद था। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है वो कुछ निम्नलिखित हैं। क्या किया गया? उनको कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो हमारे संविधान में हैं और क्या करते हैं? आपके समानता के कानून को बढ़ावा देते हैं और उनको दिखाते हैं। बच्चों, इसके विषय में जो है हम लोग आपका विस्तृत से नेक्स्ट लेक्चर में आपकी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आपके भेदभाव की नीति के तहत किस तरह से संविधान में विशेष प्रोविजन दिया है और खास करके जो हमारे दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कैसा विशेष आपका प्रोविजन रखा है और समानता और भेदभाव के खिलाफ क्या कानून है, इनके विषय में हम लोग आपका विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। फिलहाल आप लोग घर जाकर चैप्टर का रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी आपका कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, लेक्चर के अंतर्गत आप मुझसे पूछ सकते हैं, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।